हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 9 का जो एनसीईआरटी विज्ञान है, पहला अध्याय जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं, अभी तक हम लोगों ने इसके जो थ्योरेटिकल पार्ट थे उसको जो हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब नंबर है हमारे जो है इसके क्वेश्चन आंसर का, तो हम लोग वही करने जा रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन आंसर इसका। सबसे पहले तो हम लोग पेज नंबर के क्वेश्चन को करेंगे। देखिए पेज नंबर 4 पर कुछ क्वेश्चन दिए गए थे। पेज नंबर 4 के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा था हमारा। क्वेश्चन में ये लिखा है कि निम्नलिखित में कौन से पदार्थ है। यहाँ पर बहुत सारे तत्व दिया है। क्या लिखा है कि कुर्सी, स्नेह, वायु, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध। इसमें से पदार्थ कौन है उस चीज को हम लोग को बताना है। यहाँ पर देखिए तो उत्तर में हमारा क्या हो जाएगा, जो पदार्थ है केवल उसी का नाम लिखना है। उत्तर यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। क्या है कि कुर्सी, वायु, बादाम, शीत, पेय, ये हमारा क्या है पदार्थ है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखिए इसका जो दूसरा क्वेश्चन, इस पेज का दूसरा क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि निम्नलिखित परीक्षणों के कारण बताइए। देखो बहुत कुछ परीक्षण यहाँ पर दिया है और इसका कारण बताना है। परीक्षण क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, लिखा है कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि गर्म खाने की महक हमें कई मीटर दूर से महक जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। इसका क्या रीजन है, तो देखिए जैसा इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब गर्म खाना होता है तो उसके अंदर ये होता है कि विसरण की दर जो है बहुत तीव्रता के साथ होती है, यानी उसके कण जो है वायु के साथ तीव्रता के साथ गमन करते हैं, और जब खाना ठंडा हो जाता है तो उसके कण तीव्रता के साथ गमन नहीं कर पाते। ये रीजन है। अभी देखिए पढ़िएगा आंसर तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हमने यहाँ पर नोट किया है। क्या लिखा है कि पदार्थ के कण की गतिज ऊर्जा उनके तापक्रम बढ़ाने पर बढ़ती है। यानी अगर कोई भी पदार्थ हो, अगर उसका तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। गर्म खाने के कण की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, यानी खाना जब गर्म रहता है तो गतिज ऊर्जा उसकी ज्यादा रहती है, वो वायु के साथ ज्यादा तीव्रता के साथ गति करता है। अधिक गतिज ऊर्जा के कारण गर्म खाने के कणों में विसरण अधिक होता है। इसीलिए क्या होता है कि अधिक अगर गतिज ऊर्जा के कारण ही गर्म खाने में विसरण यानी फैलता ज्यादा है, जल्दी से फैलता है। इसी कारण गर्म खाने की गंध हमें कई मीटर दूर से बाहर से ही पता चल जाती है, हाँ क्या बन रहा है, उसकी खुशबू से पता चल जाता है। क्यों कि विसरण की क्वांटिटी उसमें बहुत ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर हम ये जानते हैं कि जबकि ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें उनके पास जाना पड़ता है। रीजन ये कि जब ठंडा खाना तापमान कम रहेगा तो उसका विसरण नहीं होगा, इसीलिए उसकी महक को लेने के लिए हम लोगों को उसके पास नाक लगा करके पूरा महकना पड़ता है, तब पता चलता है कि ये इसके अंदर किस प्रकार की गंध है। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है। तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण परीक्षित होता है। यानी स्विमिंग पूल में कोई तैरता है तो आगे की तरफ पानी हाथ मारता है, इस तरीके से करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, आगे रहता है तो पानी रहता है, इस तरीके से काट के आगे की तरफ बढ़ता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कौन सा गुण परीक्षण कर रहा है। इसका आंसर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जल के कणों के बीच की दूरी अधिक होने के कारण आकर्षण बल कम होता है। यानी जल के अंदर जल के जो कण होते हैं उनके जो है बीच की दूरी जो है अधिक होती है और उनके अंदर आकर्षण बल जो है बहुत कम होता है। इसीलिए स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को आसानी से काट करके आगे की तरफ चला जाता है। ये इसका बिल्कुल आसान में रीजन है एक। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है। पेज नंबर 4 का ये चौथा क्वेश्चन है, शायद इसका अंतिम प्रश्न भी है। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं। तो पदार्थ के कणों की 3 विशेषताएं मैंने आप लोग को पहले भी लिखवा दिए हैं, वो कौन कौन सी है वो देख लीजिए एक बार फिर से। कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये बताया था। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी बताया था। पदार्थ के कणों के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है, यानी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी हमने बताया था।
और पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है और ये निरंतर गतिशील होते हैं। मैंने बाकायदा एक एक्सपेरिमेंट करके आप लोग को दिखाया था, वहाँ से अगर आप लोग लेक्चर वहाँ से देखे होंगे तो ये भी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर ये था पदार्थ के कणों के गुणधर्म की विशेषताएं। पेज नंबर 4 का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब देखिए पेज नंबर 6 के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। पेज नंबर 6 में क्वेश्चन क्या कहा था, देखिए पहला क्वेश्चन पेज नंबर 6 का जो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। यानी घनत्व का फॉर्मूला हमारा होता है द्रव्यमान के बटा में आयतन, ये होता है। फिर आगे लेके आए कि बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। यानी इसको व्यवस्थित करना है किसके घनत्व के बढ़ते क्रम में। सबसे पहले वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग को सबसे हल्की चीज उठानी है। सबसे हल्की चीज क्या हो जाएगी, वायु। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, वायु के बाद हमारा जल हो जाएगा। देखो यहाँ पर इसका लिखा भी है, वायु नहीं है, फिर उसका धुआं हो जाएगा वायु, फिर उसका चिमनी का धुआं, फिर उसके बाद हमारा रुई हो जाएगा उससे थोड़ा भारी, फिर उसके बाद जल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जल से भी गाढ़ा हमारा क्या होता है, शहद हो जाएगा। शहद के बाद हमारा जो है चौक, उससे भी थोड़ा सा सॉलिड होता है। और लोहा सबसे ज्यादा सॉलिड होता है, उसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है। किसका, लोहे का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। वायु का घनत्व जितना सामान्य वायु का घनत्व इसमें सबसे कम होता है। इसीलिए हमारा जो है इसमें क्या हो जाएगा, वायु, चिमनी का धुआं, रुई, जल, शहद, चाक। इस तरीके से एरो का निशान लगा लगा करके जो है लिख दिया जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 2 में ये पूछा गया है कि पहला क्वेश्चन इसके अंदर है कि पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतरा आणविक को सारणीबद्ध कीजिए। इसको सारणीबद्ध करना है। अब फिर दूसरा क्वेश्चन में ये लिखा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व, इस सब पर टिप्पणी करके हम लोग को बताना है। अब देखिए मैं सबसे पहले सारणीबद्ध करता हूँ पहले वाले क्वेश्चन के आंसर को। यहाँ पर देखिएगा अगले पेज पर, यहाँ पर देखिए उसका आंसर यहाँ पर लिखा है कि पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के जो गुणों में होने वाले जो अंतर हैं वो क्या क्या है। अवस्था हमारी क्या हो सकती है, अवस्थाएं देखो ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्था के बारे में हम लोग को बस पढ़ना है। क्या क्या इसके अंदर देखिए, आकार कैसा होगा, ठोस में निश्चित, द्रव में अनिश्चित और गैस में भी अनिश्चित होता है। आयतन इसका क्या हो गया, ठोस अनिश्चित होता है, द्रव में भी निश्चित आयतन होता है, लेकिन गैस में आयतन अनिश्चित होता है। ठीक है। अब देखिए सीमा की बात करें तो इसमें स्थिर होती है, जिसको स्पष्ट कहते हैं। जैसे ईंट है तो उसकी विमा हमारी स्थिर होती है, और द्रव की कोई विमा नहीं होती, जिस पात्र में रखेंगे उसी की विमा को ग्रहण कर लेगा। गैस की भी कोई विमा नहीं होती, इसीलिए ये अभी अस्थिर या अस्पष्ट कहा जाता है इसको। अब देखिए बात करिए अगर संपीड़ितता की, तो ठोस के अंदर संपीड़ितता जो होती है वो नगण्य होती है, और द्रव के अंदर भी संपीड़ितता नगण्य के बराबर ही होती है। इसमें संपीड़ितता इतना आसानी के साथ इसको नहीं दबा सकते, लेकिन हाँ गैस की संपीड़ितता बहुत ज्यादा होती है, इसको आसानी से जो हम लोग दबा सकते हैं। अब देखिए इसका और पॉइंट यहाँ पर गतिज ऊर्जा और विसरण हमारा इसमें हमने लिखा है। गतिज ऊर्जा सबसे कम ठोस में बिल्कुल नगण्य के बराबर होती है गतिज ऊर्जा। अगर वही बात करें द्रव में, तो द्रव के अंदर मध्यम होती है, इसको हम लोगों ने देखा भी है। और गैस में गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, इससे ज्यादा किसी में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। विसरण की बात करें मतलब फैलना, ठोस हमारा जो है ये नहीं फैलता, नगण्य होता है। द्रव हमारा मध्यम होता है, और गैस सबसे तीव्रता के साथ जल्दी से फैल जाती है। जैसे इत्र की गंध कितना तीव्रता के साथ फैल जाती है, क्यों, क्योंकि वायु के कणों के साथ मिल जाती है, गैस के रूप में होता है। तो ये था हमारा पहले का दूसरे का पहला वाला पॉइंट। अब इसी का जो है एक और पॉइंट है, इसमें जो है पूरा जो है डिटेल के साथ सबकी डेफिनेशन बताना है। किसकी किसकी जो है दृढ़ता हो गया, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व पर टिप्पणी करके यहाँ पर बताना था। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दृढ़ता की बात करें। दृढ़ता क्या होता है, यहाँ पर ठोस में प्रबलतम और द्रव में मध्यम और गैस में नगण्य होता है। क्या दृढ़ता जो होता है
ठोस में जो है सबसे अधिक होता है दृढ़ता, गैस में बिल्कुल उससे ठोस से कम होता है, मतलब ठोस से ज्यादा होगा, और गैस में जो है दृढ़ता बिल्कुल नगण्य के बराबर होता है। ये मजबूत नहीं होता है, द्रव उससे भी थोड़ा सा मजबूत होता है गैस की अपेक्षा। अब देखिए बात करें देखिए संपीड्यता की। यहाँ देखिए संपीड्यता में क्या लिखा है कि गैस में अधिकतम होती है, संपीड्यता गैस में सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है। परंतु ठोस और तरल में संपीड्यता नगण्य होती है, इसीलिए ठोस और द्रव को आसानी से नहीं दबाया जा सकता। यानी एक तरीके से यह कह लिया जाए कि जिसके अंदर दबने का गुण हो उसको हम लोग संपीड्यता कहते हैं। जिसके अंदर दबने का गुण नहीं हो वो संपीड्य वस्तु नहीं कहलाती है। अब इसके बाद आती है बात तरलता की। अब देखिए तरलता क्या चीज होता है, यहाँ पर देखिए कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो आसानी से बह सकता है तरलता कहलाता है। इतना भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें ये भी लिख सकते हैं कि तरल पदार्थ को रखने के लिए बर्तन यानी आवश्यक होता है। यानी कोई भी लिक्विड तरल पदार्थ को रखना अगर होगा तो बर्तन एकदम आवश्यक है। तरल की मात्रा ठोस में नगण्य, यानी ठोस में तरल पदार्थ की कोई मात्रा नहीं होती है, गैस में अधिकतम होती है और द्रव में मध्यम होती है। यानी गैस उससे भी ज्यादा तीव्रता के साथ बहने का गुण होता है उसके अंदर। यानी द्रव और गैस को अगर रखना है तो बर्तन चाहिए, ठोस वस्तु को रखने के लिए बर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए इसके बाद का जो पॉइंट कहा था कि बर्तन में गैस का भरना, इसका क्या आंसर होगा, तो ये इसके लिए हम लोग लिखा है यहाँ पर ठोस अपने बर्तन को पूर्ण नहीं भरता, जबकि द्रव अपने धारक के आकार को ग्रहण कर लेता है। गैस अपने धारक के आकार को पूर्ण भर देता है और अपने धारक का ही आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेता है। जैसे ठोस की अगर बात करें तो ठोस जो है जैसे ईंट हो गया, तो ईंट को यदि अगर किसी पात्र में रखेंगे तो उस बर्तन के आकार को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करेगा, वो जैसा है वो उसी तरीके का रहेगा, उसमें अभी जगह खाली ही रहेगी। लेकिन अगर बात करें द्रव को किसी भी पात्र में रखेंगे तो वो उसी के आकार का हो जाएगा। बोतल में रख दिया बोतल के आकार का हो जाएगा, किसी दूसरे पात्र में रख दिया उसी के आकार का हो जाएगा, लेकिन ठोस के अंदर ये गुण नहीं होता है। ठीक, ये हमारा हो गया भरना। अब देखिए गतिज ऊर्जा एक होता है और एक घनत्व है, वो देख लीजिएगा। गतिज ऊर्जा किससे कहते हैं कि अणुओं की गतिज ऊर्जा ठोस में सबसे कम होती है। ठोस में सबसे कम होती है अणु की गतिज ऊर्जा, द्रव में उससे अधिक होती है और गैस में गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, ये याद रखिएगा। अब देखिए एक और पॉइंट जो घनत्व था, ठोस का घनत्व उच्चतम होता है, द्रव में औसत और गैस में घनत्व न्यूनतम होता है। सबसे कम गैस जो घनत्व होता है वो गैस का होता है और सबसे ज्यादा ठोस में होता है, गैस में जो है उन दोनों के बीच का होता है। ये था हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, कारण बताइए। कई क्वेश्चन इसके अंदर है। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है कि गैस पूरी तरह बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। तो कारण देखिए यहाँ पर पूरा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। क्या कारण लिखा है कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है तथा इनमें आकर्षण बल नगण्य होता है, इसीलिए गैस के अणु अत्यधिक तीव्र गति से सभी दिशाओं में गतिशील रहते हैं। इसी कारण इस धारक को पूरी तरह भर देते हैं जिसमें इसे रखा जाता है। यानी गैस के कण जो है बहुत तीव्रता के साथ गति करते हैं और इसीलिए जिस बर्तन में रखते हैं वो उसमें पूरी तरीके से गमन करने लगते हैं और उसको पूरी तरीके से भर देते हैं। ये था पहला वाला। दूसरा लिखा कि मेज के बर्तन गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है, इसका क्या कारण है। देखिए यहाँ पर इसका भी कुछ इसी प्रकार का कारण है कि अत्यधिक गतिज ऊर्जा के कारण, गतिज ऊर्जा अत्यधिक होने के कारण क्या होता है कि गैस के अणु बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं, इसी कारण दीवार पर दबाव डालते हैं। बैलून वगैरह को फुला करके रख दो तो कण जो है उसके दीवार पर जो है दबाव डालेंगे और उसको जो है और फैलाने की कोशिश करेंगे। अगर उसी बैलून को जो है धूप में रख दिया जाएगा तो कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और वो तीव्रता के साथ दीवार पर दबाव डालेंगे और बैलून फूल जाता है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, बस और कुछ नहीं।
अब देखिए लकड़ी की मेज ठोस कहलाती, इसका क्या रीजन है? देखिए यहाँ पर इसका भी आंसर नोट है कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है लकड़ी ठोस होती है, आकार आयतन विमा सब निश्चित होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका जो है चौथा पॉइंट का क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा था? हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। इसका देखिए आंसर क्या लेंगे कि हवा के अणुओं के बीच अंतरा अणुक बल नगण्य होता है, जबकि ठोस के अणुओं के बीच अंतरा अणुक बल अधिक होने के कारण उन्हें काट पाना आसान नहीं होता है। यानी वायु के अंदर जो कण है उनके अंदर बल बहुत कम होता है और ठोस के अंदर बल बहुत ज्यादा लगता है, इसीलिए जो है आसानी से नहीं काट सकते हैं और वायु के कणों को बहुत आसानी के साथ काटा जा सकता है। अब इसका एक और क्वेश्चन रह गया, चौथा क्वेश्चन जो इसका अंतिम प्रश्न है, आज का ये अंतिम प्रश्न रहेगा। इसके बाद जो है हम लोग आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा कि सामान्य ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा है, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। तो पहले इसका आंसर पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूं। देखिए क्या लिखा है कि बर्फ का टुकड़ा ठोस होने के बावजूद उसमें हवा के बुलबुले अंदर कैद हो जाते हैं, जिससे बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाता है। जल से कम घनत्व होने के कारण ही बर्फ का टुकड़ा जल में तैरता है। मतलब यह है कि बर्फ का टुकड़ा जो है उसके अंदर जो है वायु के कुछ बुलबुले रह जाते हैं और वायु के जो बुलबुले रह जाते हैं उसी की वजह से अब जो है बर्फ का घनत्व जो होता है वो जल के घनत्व से कम हो जाता है और ये बर्फ जल के ऊपर तैरता रहता है। ये सबसे बड़ा इसका रीजन है। उम्मीद करता हूँ कि जितना क्वेश्चन आज हम लोग पढ़े हैं ये आप लोग को पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा, कहीं भी डाउट नहीं होगा। डाउट है तो आप लोग एक बार दोबारा इसको देखिए और इसको कॉपी पर नोट करके चलिए, ताकि हम लोग जो है सारे क्वेश्चन को आसानी के साथ समय से पहले कर लें। तो चलिए अब हम लोग जो है मिलते हैं अगले लेक्चर में बचे हुए क्वेश्चन के साथ।